राजेश जी, एक चीज बहुत मजेदार हो रही है। मैं देख रहा हूँ बहुत दिनों से ये गोदी मीडिया के तमाम चैनल बदल बदल के मैं देख रहा हूँ, ये इंडी गठबंधन नहीं कहते, अब ये इंडिया गठबंधन पे आ गए हैं। मतलब मैंने देखा जो इंडी गठबंधन कहते थे, वो सारे सारे लोकसभा के चुनाव के नतीजे के बाद वो इंडिया गठबंधन पे आ गए हैं। तो सुधीर चौधरी जी ने तो एक आध शो भी ऐसे कर दिए जो मतलब शायद लोग कहने लगे कि इनका हृदय बदल गया, लगा हृदय परिवर्तन हो गया। तो ये जो इन बदलती हुई परिस्थितियों में अगर महाराष्ट्र की राजनीति की हम बात करें राजेश जी, आप बहुत ज़्यादा अनुभवी हैं, आपने वो दौर भी देखा है, वो आंदोलन के बारे में आपने बहुत किस्से बताए भी हैं, जब गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में संघर्ष चल रहा था। मुंबई को लेकर संघर्ष चल रहा था और कई लोगों की मौत हो गई थी कि दो राज्यों के बीच में संघर्ष। लेकिन इस चुनाव में संजय राउत तो इतने फायरब्रांड नेता हैं, मेरे संग इंटरव्यू कर रहे थे तो मुझसे भी कहा उन्होंने कि वो औरंगजेब हैं, मतलब यहाँ तक बात औरंगजेब तक पहुंच गई। उनने गुजरात को उन लोगों औरंगजेब कह दिया, उन्होंने एक बॉर्डर लाइन खींच दी कि महाराष्ट्र का हम गुजराती मार कर ले गए। और वो गुजरात में जो इंडस्ट्री उठ के गई है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। मुंबई में 36 विधानसभाएं हैं, मुंबई शहर में, और 36 बड़ा असर डालती हैं। वहां तो गुजरात के खिलाफ एक तरह का अभियान छेड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। आपको लग क्या रहा है कि महाराष्ट्र के बड़े मुद्दे क्या रहेंगे? छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का गिरना होगा, वहां भ्रष्टाचार का मुद्दा होगा। आरएसएस की जबरदस्त ब्रांडिंग चल रही है, मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि हरियाणा का चुनाव आरएसएस ने जिता दिया। आजकल अखबारों में खबर छपाई जा रही है कि आरएसएस की वजह से ये हो रहा है, आरएसएस योगी आदित्यनाथ से मोहन भागवत मिले, अब उपचुनाव में आरएसएस जुट गया। मुझे तो राजेश जी कहीं अब आरएसएस की शाखा नजर नहीं आती। कभी कभी ऐसा होता है जब आपकी दुकान उजड़ रही होती है तो दुकान पे झाड़ पोछ करते रहते हैं लोग कि दिखती रहनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है मोदी जी ने खुद संघ को वहां तक पहुंचा दिया कि संघ को मजबूरी में अपनी ब्रांडिंग करनी पड़ी ना। हरियाणा में हमने जिता दिया, लेकिन मोदी जी संघ को भी नो लिफ्ट वाले भाव में अटके हुए हैं। तो क्या लगता है महाराष्ट्र में और खासतौर से नागपुर में कुछ सीटों की घोषणा नहीं कर पा रहे थे, वो भी गडकरी का क्षेत्र, फडणवीस का क्षेत्र, संजय जोशी का नाम जब बार बार निकल के आता है वो नागपुर से ताल्लुक रखते हैं। इन सारी राजनीति के बीच में आप महाराष्ट्र की राजनीति को किस तरह देखते हैं राजेश जी? धन्यवाद संजय। देखिए, आपने अपने वक्तव्य में बड़े दो तीन गंभीर इशारे किए हैं, और वो गंभीर इशारे इसलिए कि वो चुनाव में पर्दे के पीछे बहुत गहरी भूमिका निभा रहे हैं। एक कहावत हम लोग अक्सर अपनी जिंदगी में मतलब बहुत यूज करते हैं कि पुराने घाव जो है वो हरे नहीं करना चाहिए, उनको मरहम लगाना चाहिए ताकि वो घाव तकलीफ ना दे। बड़ी मुश्किल से जब 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र अलग अलग हुए, तो बड़ी मुश्किल से 30-40 साल में ये घाव जो है भर पाया था। लोगों के दिलों से बड़ी मुश्किल से ये निकला था कि गुजरात एक अलग राज्य बन गया है। और कई साल से फिर हम ये पाते थे, देखते थे कि गुजरात और महाराष्ट्र एक अपने पृथक अस्तित्व के साथ और एक सहोदर की तरह, भाई की तरह रह रहे थे। अब जो आपने संकेत किया, इस बार मैं कह सकता हूं कि जो बीते 5 वर्षों में और जो जिस तरह का व्यवहार महाराष्ट्र के साथ हुआ है, कितनी, क्योंकि अब ये परियोजनाओं पर हमारी बातचीत नहीं है, ओवरऑल इलेक्शन पर है, अन्यथा हम उस पर भी बात करते। कितनी परियोजनाएं गुजरात चली गई महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र से गुजरात भेजे जाने का जो दर्द है, क्योंकि उससे आर्थिक सेहत पे फर्क पड़ता है। मुंबई और महाराष्ट्र को इस देश का, महाराष्ट्र जब कहते हैं तो इसमें इस देश की कारोबारी राजधानी मुंबई भी है। तो मुंबई के लोग और महाराष्ट्र के लोग इस बात से बहुत व्यथित हैं, दुखी हैं कि ये गुजरात जो चीजें जा रही हैं वो महाराष्ट्र की संभावनाएं कम कर रही हैं। तो महाराष्ट्र के हितों का बलिदान करके अगर आप गुजरात जाएंगे तो मुझे लगता है कि इस बार मतदाताओं के दिलो दिमाग को ये चीज मथ रही है। दूसरी चीज, हम ये पाते हैं कि गुजरात के 2 उद्योगपति जो है, जिनके बारे में विस्तार से बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, महाराष्ट्र की नब्ज पर उनका हाथ है। ये भी एक चीज अब लोगों को अब ये दुखी करने लगी है। अभी तक ये नहीं, इस नजर से वो नहीं देखते थे कि ये गुजराती हैं। अब मैंने कहा ना कि मैंने करीब करीब 25 साल तक महाराष्ट्र के चुनाव कवर किए हैं।
तो अब लोग ये कह रहे हैं कि ये दो गुजराती हैं, गुजरात से आए हुए लोग। तो इसका अर्थ ये है कि महाराष्ट्र अब अपनी अस्मिता के लिए, अपने सम्मान के लिए इस चुनाव में बहुत गंभीरता से सोच रहा है। एक इसका बात मतलब तो ये है। राजेश जी, एक बार रुकूंगा। इसका मतलब कि इन चुनाव में महाराष्ट्र में भी अंबानी और अडानी छाए रहेंगे। महाराष्ट्र में चर्चा हुआ कि अंबानी और अडानी ने कैप्चर किया है जिस तरह, उस तरह महाराष्ट्र उद्योग वीर उठा के ले गए हैं। यानी महाराष्ट्र की राजनीति में फिर अंबानी और अडानी की चर्चा होनी होनी है। बिल्कुल, यही तो बात हो रही है महाराष्ट्र में। अब जो बात हो रही है, मैं खुल के बात साफ कह रहा हूं कि अभी तक ये हो रहा था कि महाराष्ट्र में जो अदानी और अंबानी जो हैं, ये लोग कमाते महाराष्ट्र से हैं और महाराष्ट्र पे खर्च भी करते हैं। मैंने कहा ना कि वो गुजराती नहीं उस तरह से, गुजराती उसके साथ थे, लेकिन अब ऐसा लोगों को लगने लगा है कि कमाते हमारे यहां से हैं और जाते गुजरात हैं। तो देखिए, ये तो हम बहुत, हमारे गांव गांव में होता है कि हमने देखा है कि एक ही प्रदेश में अगर एक जिले से दूसरे जिले में कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई छोटा मोटा संस्थान चला जाता है तो कितना आंदोलन हो जाता है, सड़कों पर लोग उतर आते हैं। तो ये तो एक दो प्रदेशों का मामला है। तो ये बिल्कुल सही है कि लोगों के दिलों को ये चीज परेशान कर रही है। अभी तक नहीं परेशान कर रही थी, लेकिन ये घाव, आपने हर घाव को हरा किया है, तो अब उस घाव की तकलीफ तो आपको बर्दाश्त करनी होगी। एक बात। दूसरी बात, अभी जो बात हो रही थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का राज्य महाराष्ट्र है। इस नाते मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तो सर्वाधिक फायदे में रहनी चाहिए थी, लेकिन इसके बाद भी अगर वो संकट में नजर आ रही है तो संकट में नजर आने का कारण क्या है? खुद जिस तरह से आरएसएस को भारतीय जनता पार्टी के शिखर पुरुषों ने अपमानित किया है, उनको प्रताड़ित किया है और जिस तरह से उनको, उनके साथ भेदभाव किया है, उससे आरएसएस भी दुखी है। आज की तारीख में आरएसएस के भीतर दो वर्गीय एक विभाजन है, वर्टिकल डिवीजन है। एक धारा कहती है, एक धारा ये कहती है कि कैसी भी सूरत में हो वो हमें बीजेपी का साथ देना चाहिए, आखिर हमारा बच्चा है। ये धारा वो कह रही है, वो है जो आप जानते हैं कि संघ में जो संघ के कार्यकर्ता करीब करीब 40-45% लोग या 50% लोग बीजेपी में रहते हैं। तो सत्ता में रहने के कारण जो मलाई खा रहे हैं वो इस धारा के समर्थक हैं। लेकिन दूसरी धारा जो जो जिसको बहुमत हासिल है, वो ये कह रही है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के दो शिखर पुरुषों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपमानित किया है, उनको हताश किया है, उनको बदनाम किया है, जो कि एक जेपी नड्डा का बयान तो सर्वाधिक चर्चित बयान है कि उन्हें अब जरूरत नहीं है। तो ये जो बात है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भीतर अभी चल रही है। अन्यथा आप देखिएगा कि क्या कारण था। नागपुर विदर्भ की राजधानी, विदर्भ में पिछले लोकसभा चुनाव में 5 सीटें उस समय थी, लेकिन इस बार आपने देखा 5 में से वो सीटें घट के 2 सीटें रह गई। तो वो तो आरएसएस का गढ़ है। नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस जैसे कद्दावर नेता वहां हैं। तो क्या कारण था? अगर आप पड़ताल करेंगे तो पाएंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपमानित और खफा करने का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। एक, अब मैं आता हूं, थोड़ा सा आपके पास वक्त है ना अभी? जी। तो देखिए, अब जैसे कि हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं, मध्य प्रदेश में देखते हैं, राजस्थान में देखते हैं कि एक प्रदेश में इलाकाई बंटवारा है। मध्य प्रदेश में मालवा है, चंबल है, बघेलखंड है, बुंदेलखंड है, मध्य भारत है। राजस्थान में हाड़ौती है और मारवाड़ है, मेवाड़ है, इस तरह से ढूंढाड़ है। उत्तर प्रदेश के आपको पता ही है सारे अलग। तो यहाँ पे भी 6 मोटे मोटे विभाजन हैं। आपने अपने कथन में कहा था मुंबई 36 सीटों का ब्यौरा किया था। 36 सीटों में ये बात सही है कि 43% जो मेरी जानकारी है, 43% जो है उस पे शिवसेना और जो भाजपा का जो जब गठबंधन हुआ करता था तो वो
कामयाब रहा है, 43% पर ये हारते रहे हैं महाविकास आघाड़ी वाले। लेकिन इस बार जो मैंने अभी पिछला कारण बताया गुजरात और महाराष्ट्र वाला, उसके चलते सारी स्थिति बदल गई है। दूसरा विदर्भ का जो मैंने बताया कि 62 सीटों में 3 चुनाव में अगर आप आंकड़ा उठा के देखें तो 55% पर महायुति गठबंधन को कामयाबी मिली थी, क्योंकि आरएसएस ने प्राण प्रण से उनका साथ दिया था। इस बार वो जो चीज है वो मुझे नहीं लग रहा है कि इस बार तो 55% आप कह रहे हैं, इस बार तो मुझे 35 से 38% सीटों पर से ज्यादा बीजेपी और की जो और उनके सहयोगी दल हैं, शिवसेना और जो सो कॉल्ड शिवसेना है, अन्यथा एक जमाने में शिवसेना तो बड़ा भाई कहती थी बीजेपी, अब तो ये जो शिवसेना उनकी गोदी में है वो एक शिवसेना की के नाम पर एक छोटी सी बोनी सी नाटी सी बहन है, तो वो शिवसेना तो रही नहीं। अब दूसरा भाग विदर्भ और परंपरागत रूप से वो कांग्रेस का रहा है, तो या तो एनसीपी या कांग्रेस, दोनों की स्थिति, दोनों के लिए बार की स्थितियां बड़ी उज्जवल हैं। दूसरे नंबर पे आइए वेस्ट महाराष्ट्र। पश्चिमी महाराष्ट्र में 70 सीटें हैं। 70 सीटों में जो अभी तक जो पिछला नतीजा था वो 76% कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के पास था। तो जो वो है, इसके बाद चूंकि उनकी सरकार नहीं है, उद्धव ठाकरे के प्रति जो एक सहानुभूति की लहर है वो काम करेगी। तो पश्चिमी महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी जो छोटी सी अजित पवार वाली है, गुटकी सी, उसके लिए कोई स्थान पश्चिमी महाराष्ट्र में नहीं है। अब आइए चलते हैं उत्तर महाराष्ट्र की ओर। उत्तर महाराष्ट्र में 35 सीटें हैं और उसमें करीब करीब 60% सीटों पर बीजेपी और शिवसेना के लोग, जो इनका गठबंधन है, वो थोड़ा सा बेहतर स्थिति में यानी पूरे 6 खंडों में अगर मैं कहूं कि उत्तर महाराष्ट्र ही ऐसा है जहां से बीजेपी के लिए थोड़ी सी संभावना बचती है। चौथा आता है मराठवाड़ा। अब मराठवाड़ा में आप आ जाइए तो 46 सीटें हैं। 46 सीटों में 51% सीटों पर आपकी बीजेपी महायुति, जिसको वो कहते हैं, हमेशा ही हारती रही है। आप आंकड़े देख लीजिए। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये आखिर कहां से दावा कर रहे हैं। इसके बाद अगला आता है थाने और कोंकण वाला, जो जब आप थाने से लेके और सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी तक नीचे जाते हैं तो उस सीटों में वहां पे उनके पास 39 सीटें हैं और 39 सीटों में ऑलमोस्ट 50-50% दोनों गठबंधन बांटते रहे हैं। इस बार तगड़ा झटका लगा है शिवसेना ने, जो क्योंकि उद्धव ठाकरे के प्रति इस कोंकण इलाके में जबरदस्त लहर है और वो प्रो उद्धव ठाकरे, तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि थाने कोंकण से भी झटका लग रहा है। मुंबई का हम जो छठवां बचता है मुंबई, उसका हम विश्लेषण कर चुके हैं। तो खानदेश भी इसी का हिस्सा है, पश्चिमी महाराष्ट्र का। तो हम ये पाते हैं कि ये वो इलाके ढूंढना हमें, हमारे लिए मुश्किल हो रहा है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए चमकीली संभावनाएं दिख रही हों। उसने जो बोया है वही वो काट रही है। जी संजय जी। राजेश जी, उन्होंने, प्रदीप जी ने तो इसमें कोई शक नहीं, आज अपनी इसमें कोई शक नहीं है। लास्ट में जो मूछ का बात जो होती है ना, वो वही कह दिया उन्होंने कि एक नाथ शिंदे बेचारे सुन रहे होंगे डिबेट को, तो उनके तो कानों पे खड़ा बड़ा पानी फर गया होगा। राजेश जी, आपको क्या लगता है कौन होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? ठीक कह रहे हैं कि भाई प्रदीप ने एक तरह से मैं कह सकता हूं कि दुखती रग पे बीजेपी की हाथ रख दिया है। शिंदे नहीं होंगे और हम चर्चा कर रहे हैं उद्धव ठाकरे पर। तो देखिए, इसका अर्थ ये है कि शायद हम अब अभी तक के अपने सारे विश्लेषण में ये आधार मान चुके हैं कि उद्धव ठाकरे यानी महाविकास आघाड़ी ही सत्ता में आने वाली है। यहां मैं एक डिस्क्लेमर या वो लगाना चाहता हूं कि जो आपने बहुत शुरुआत में संकेत का एक शब्द कहा था, चुनाव आयोग अगर चाहेगा तो, नहीं तो हरियाणा की तरह अगर खेल हो जाएगा तो हमारे सारी चर्चाएं धरी रह जाएंगी और शिंदे नहीं हो तो कोई ना कोई और आ जाएगा। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां हैं वो महाविकास आघाड़ी का जो पलड़ा है वो भारी दिखता है। और अगर भारी दिखता है तो उद्धव ठाकरे इसलिए नहीं कि कांग्रेस के पास कोई चेहरा फिलहाल तगड़ा नहीं है। नाना पटोले हालांकि बहुत दमदार कैंडिडेट हैं, बहुत जबरदस्त कैंडिडेट हैं, और
इसलिए नहीं कि शरद पवार के पास अजित पवार नहीं है और उनकी बेटी भी स्वीकार्य नहीं होंगी मुख्यमंत्री के तौर पर, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि आपको अगर याद हो तो उद्धव ठाकरे ने के पास प्रस्ताव था और उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन छोड़ने से इनकार किया था और अपनी सरकार गंवाई थी, याद है आपको? तो जिस व्यक्ति ने, जिस शख्स ने अपने गठबंधन के सहयोगियों की खातिर सरकार गंवाई हो, आप उसको कैसे हल्के ढंग से ले सकते हैं? एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस का हमें आज से नहीं पहले से पता है और मैं तो 77 के चुनाव से देख रहा हूं, कांग्रेस कभी भी किसी भी चुनाव में कभी चेहरा घोषित नहीं करती। बिल्कुल सही बात अभी प्रदीप ने कही कि विलासराव देशमुख होते तो, अब लेकिन जो नहीं है वो नहीं है। मैं अभी आज की तारीख में जो अगर बात करूं तो नाना पटोले मुझे दिखते हैं, लेकिन ये तब होगा जबकि कांग्रेस को ऐसी चमत्कारिक सफलता मिले जो शिवसेना और एनसीपी से बहुत आगे हो। ऐसा मुझे फिलहाल तो नहीं लगता। 85-85-85 तीनों में बटी हैं। अब जिसका स्ट्राइक रेट, सक्सेस रेट जिसका बहुत अच्छा होगा, शायद वो ऐसा कोई कर सके, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ना ही कांग्रेस और ना ही एनसीपी के भीतर ऐसा कोई संस्कार होगा कि जो उनके लिए सरकार अपनी गंवा के और बाहर आ गया हो, जो बाल ठाकरे की जो एक विरासत को साथ रखता हो। क्योंकि एक इस चुनाव में बड़ी दिलचस्प बात होने वाली है संजय, कि जो वैचारिक आधार अगर आप देखें तो शिंदे और अजित पवार के पास वैचारिक आधार है क्या? भाई उद्धव ठाकरे अगर बहुत ही अनुदार हो जाएं, कंजर्वेटिव हो जाएं और वो कहें कि हाँ बिल्कुल हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो शिंदे क्या कहेंगे? शिंदे उसका विरोध करेंगे। भाई आप जब आमने सामने लड़ रहे हैं तब तो आपको कोई विरोध ही करना पड़ेगा ना। तो कौन सी चीज है जो उद्धव ठाकरे के खिलाफ वो बोलेंगे? इसी तरह से अजित पवार अगर एनसीपी की वैचारिक आधार के खिलाफ क्या बोलेंगे? तो ये एक बहुत ही दिलचस्प समीकरण होगा और मुझे लगता है कि इसमें उद्धव ठाकरे के प्रति सहानुभूति और जो इतिहास है, अतीत है, वो है, और बाकी स्ट्राइक रेट भी बंबई की 36 सीटें और कोंकण का जो है मामला, वो उनको काफी आगे और ले जाएगा। उत्तर भारत में भी शिवसेना, मुझे उत्तर महाराष्ट्र में भी जो है शिवसेना काफी अच्छे नतीजे दे सकती है। मेरा ख्याल है मनीष सहमत होंगे मुझसे, क्योंकि उत्तर महाराष्ट्र में जो है ये दोनों पार्टियों का गठबंधन अच्छे वोट लेता रहा है, लेकिन इस बार सहानुभूति उद्धव ठाकरे के साथ। जी।